जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपके बीच इस टाइप की बात लेकर तीसरी बार आ रहा हूं। 2 बार आपने खूब प्यार दिया। एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको देखिए ये बात भी बताई, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे आप एस्पिरेंट हैं, कैसे विद्यार्थी हैं आप। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा 7 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें मैंने कमेंट पढ़ा, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं गुरु 7 मार्च नहीं, एग्ज़ाम 12 मार्च को कंप्लीट होगा। मैंने कुछ वीडियो भी सुना जहाँ पे लोगों ने कहा कि 7 मार्च नहीं 12 को एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। अगर इतनी कम जानकारी रखते हो भाई तो विद्यार्थियों के बीच में आना बंद कर दो। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से। क्यों आप विद्यार्थियों की इतनी बुरी तरह से डिस्गाइज करते हैं, क्यों उनके कैरियर के साथ खेलना चाह रहे हैं, क्यों झूठी और भ्रामक जानकारी लेकर के आ जाते हैं। चलिए, मसला ये है कि कुल मिला जुला कर के एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो लोग ये मतलब समस्या की बात क्या है, बिना आप होमवर्क के आओगे, आपने एक बार फॉर्म आया एसएससी जीडी का, आप एकदम हाय तौबा मचाना शुरू कर दिए, कितना झूठ बोल लें, कितना बच्चों को बरगला लें। वहाँ पे ज़रूर 12 मार्च मेंशन है मेरे भाई, लेकिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या संख्या थी, तो 7 मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। 70 पॉइंट समथिंग मतलब 70% अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने, मतलब आप उसमें शामिल हैं, लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। अब एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, आंसर की कब आएगी। अरे क्या ही इस पर सोचना, पहला। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन क्या है, कि नॉर्मलाइजेशन का जादू या धोखा मैंने लिखा है। क्योंकि देखो मेरे भाई, आज तक जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो और क्रिकेट मैच में जब कभी बारिश होती तो डकवर्थ लेविस एक नियम लगता है, जिसको डकवर्थ लेविस जो बनाए होंगे वो तो मर गए बेचारे, हैं नहीं, उनके अलावा आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। वही हाल है आपके नॉर्मलाइजेशन की थियोरी का। अभी आपने एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है, मैंने आपसे कहा कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम पर मेरी बड़ी मतलब कि बड़ी अच्छी नज़र होती है। हमेशा मैं कीनली ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की एक रोचक कहानी बताऊँ। जिन बच्चों का रॉ स्कोर 70 नंबर, जिनका रॉ स्कोर था सीजीएल टीयर 2 की बात कर रहा हूँ, ये मेरे भाई माइनस में 241 नंबर गए, माइनस में 200 के एग्जाम में 241। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, किस चीज से आपको आगाह कर रहा हूं, इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा कि आपको ये जो थ्योरी है, जादू या धोखा, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूं, आखिरकार कैसे लोग इसको, कैसे इसका पैटर्न क्या है, तो मैं शिफ्ट वाइज बता दे रहा हूं और एक ही पेपर के हिसाब से बता दे रहा हूं। तो जैसे आपने कोई पेपर दिया, अब इस पेपर में तीन टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन होगा आपका इजी नेचर का, मतलब जिसको आप सरल कहेंगे। एक क्वेश्चन आएगा जिसको मॉडरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडरेट कहा जाता है। और एक क्वेश्चन होगा जिसको टफ कहा जाएगा। तो एक तो ये आधार बनता है मेरे भाई। अब जैसे सपोज करिए कि आपने सारे के सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, मॉडरेट में आप थोड़ा कम हाथ चलाए, टफ क्वेश्चन को आपने छुआ नहीं, तो आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है? भाई मेरे, अब इसका डिसीजन जो होता है वो ये होता है कि कौन सा टाइप के क्वेश्चन को मतलब कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसे टफ मान लिया जाएगा। लेकिन ये भी अवधारणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस बंदे ने जो पढ़ा है उसके लिए वो इजी है और जिस बंदे ने जो नहीं पढ़ा उसके लिए वो टफ है। लेकिन एक तरीका ये होता है, अभी सपोज कि किसी बंदे ने टफ वाले क्वेश्चन किए हैं, इजी वाले क्वेश्चन कम किए हैं, तो जैसे मान लो कि एक बंदा ऐसा है जो इजी वाले क्वेश्चन तो किया है, लेकिन टफ वाले क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब अगला एक बंदा है जो ये करता है, जिसका मसला क्या है। तो जैसे मान लीजिए अब दूसरा बच्चा है जिसने टफ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो जब टफ वाला क्वेश्चन कोई बच्चा, अगर मान लो कि पेपर में 30 से 35% क्वेश्चन मान लो टफ है सपोज, और किसी बंदे ने इन प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, तो इसको बड़ा फायदा होने वाला है। इसको फायदा होने वाला है 15 से 20 नंबर। मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, इस धोखे से बचें आप।
कि इसका रियल में मेथड क्या है, रियल में पैटर्न क्या है, इसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल काम है। और कोई भी बड़ा टीचर मतलब अच्छा टीचर इस प्रकार की बेतुकी बातें नहीं करेगा कि नहीं किस डेट पर आपका फ़ायदा हो रहा है, किस डेट पर आपका घाटा हो रहा है। क्योंकि पेपर किस आधार पे, पहले तो एसएससी का मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आया इस कमीशन का कि भैया ये पेपर को इतना डिसबैलेंस क्यों करते हैं। अगर आपके पास पेपर सेलेक्टिंग कमेटी में अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छे लोगों को अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन पेपर ऐसा बना दीजिए कि अगर आपने 100 सेट बना दिया है तो 100 सेट में सारा का सारा पेपर बैलेंस हो, तो हर बच्चा इस टेंशन से मुक्त हो जाए कि मेरा नंबर बढ़ेगा या घटेगा। फिलहाल दूसरा जो तरीका होता है इसको नॉर्मलाइज करने का, वो होता है शिफ्ट वाइज। क्या मेरे भाई, शिफ्ट वाइज कैसे शिफ्ट वाइज ये नॉर्मलाइज करते हैं कि देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक दिन में सपोज करो कि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट या 5 शिफ्ट जो भी आप कह लें, मैं 4 शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो 4 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है। अभी 4 शिफ्ट में आपने देखा कि शिफ्ट फर्स्ट है, शिफ्ट सेकेंड है, शिफ्ट थर्ड है, शिफ्ट फोर्थ है। अब सपोज ये हो गया कि पहले शिफ्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए वो 50% आए, 50%। दूसरे शिफ्ट में 70%, तीसरे शिफ्ट में 75%, चौथे शिफ्ट में 80%। तो अब ये हो गया, इस पहले वाले शिफ्ट को इन्होंने आज के पहले वाले शिफ्ट को बना दिया टफेस्ट शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? टफेस्ट शिफ्ट। तो जिस बच्चे का इस शिफ्ट में एग्जाम पड़ गया है उसे फायदा हो जाएगा, जिस बच्चे का इस शिफ्ट में एग्जाम पड़ गया है उसे घाटा हो जाएगा, उसे नुकसान हो जाएगा। मतलब ये इसकी थ्योरी है कि कैसे इसके पेपर में इन्होंने क्वेश्चन को 3 टाइप से डिवाइड किया कि इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। दूसरा इन्होंने एक शिफ्ट में देखा कि एक दिन में कौन से शिफ्ट में कितने % लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उस आधार पे इसका सिस्टम बनाते हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे भाई ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है कि आपका नंबर बढ़ रहा है, आपका नंबर घट रहा है। तो मैं आपसे एक अपनी तरफ से सजेशन, बड़ा भाई और आपका टीचर होने के नाते, आपका गार्जियन तो नहीं, बस बड़ा भाई मान लो आपका बड़ा भाई होने के नाते अपने सारे विद्यार्थी जो मेरे जूनियर एग्जाम देने गए सब मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की फालतू बातों से निकल करके आपका पेपर कैसा हुआ है उस पर कंसंट्रेट करें। पेपर आंसर की आ जा रही है, आंसर की मिलाने के बाद फिर इसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको रनिंग लगाना स्टार्ट कर देना है या फिर से आपको तैयारी में लग जाना है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चांस इस बार है कि अभी आपको एक एग्ज़ाम जीडी वाला मिल रहा है, साथ ही साथ ये तो एकदम से कोएड है कि भाई जो लड़का जीडी एग्ज़ाम दे रहा है, खासकर यूपी का, वो लड़का यूपीपी भी दे रहा है। तो आगे 6 महीने बाद आपको यूपीपी का भी एग्ज़ाम देना ही देना है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रकार के वीडियोस को देखने की बजाय बल्कि आंसर की का वेट करें, आंसर की को मैच कराएं और आंसर की को मैच कराने के बाद सीधे अपने प्रिपरेशन पर फिर से लग जाएं। चाहे वो प्रिपरेशन आपकी फिजिकल हो और चाहे फिर से आपकी प्रिपरेशन क्या हो, फिर से आपकी प्रिपरेशन मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश हिंदी की स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो बस कुल मिला जुला करके मैं बहुत ज़्यादा टाइम न लेकर के आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप इस पचड़े में ना पड़ो। और अभी आपका पेपर ख़त्म हुआ है, एकदम मस्त गुरु, होली तक खूब चिल करो, तब तक आंसर की भी आ जाएगी। आंसर की मिलाओ, खूब बढ़िया होली एंजॉय करो और होली एंजॉय करने के बाद आप सीधे स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन, वो चाहे फिजिकल हो और चाहे फिर से वही बात, चाहे अपना सब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपका फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक और गुड न्यूज़ क्या, एक न्यूज़ आपके लिए है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम जो एजेंसी करा रहे थे टीसीएस, वो वेंडर भी चेंज हो रहा है। तो ये भी एक न्यूज़ है आपके लिए कि आपका मतलब ये भी इससे भी बड़ा प्रभाव कई बार आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी का जैसे ही चेयरमैन बदला है वैसे ही वैकेंसी में बड़ी पारदर्शिता और बड़ा सब कुछ ठीक ठाक होने लगा था। तो आपका वेंडर भी चेंज हो गया है। फिलहाल फिर भी उस बात पे आपको नहीं जाना। कुल मिला जुला करके आपको अगर सेलेक्ट होना है तो अपने ऊपर और अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप अच्छी जगह से जुड़ें और तैयारी में लग जाएं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे सब्जेक्टिव हो। जय हिंद दोस्तों।